दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अगर आप पेंशनर्स हैं, आपका पीएफ अकाउंट है, आप स्टार्टअप में कर्मचारी हैं, आप विदेशी संपत्ति से कमाई करते हैं या फिर आप विदेश में रोजगार करने के लिए गए हैं और आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है। तो ये जरूरी खबर क्या है, ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 31 मार्च 2022 को वित्त वर्ष 2021-2022 समाप्त हो गया है, यानी आकलन वर्ष या निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए आपको आईटी रिटर्न फाइल करना है। और आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो अधिसूचित कर दिया गया है आईटीआर फॉर्म, यानी अब आप आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। तो आईटीआर फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं वित्त वर्ष 2021-2022 या फिर निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए, तो आपको 9 अतिरिक्त जानकारियां देनी होगी। तो ये जानकारियां कौन कौन हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो जो पहली जानकारी है वो पेंशनर्स के लिए है। पेंशन भोगियों को यानी पेंशनर्स को कैटेगरी की जानकारी देनी होगी। तो आईटीआर फॉर्म्स में पेंशन भोगियों को पेंशन के सोर्स के बारे में जानकारी देनी होगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू में पेंशन भोगियों को कुछ विकल्पों में से एक चुनना होगा। जैसे कि अगर आप केंद्रीय पेंशनर्स हैं तो उसके लिए आपको सीजी लिखना पड़ेगा। अगर आप राज्य सरकार के पेंशनर्स हैं तो उसके लिए आपको एसजी लिखना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनी के पेंशनर्स हैं तो उसके लिए आपको पीएसयू चुनना होगा। और अगर आप अन्य पेंशन भोगी हैं, जैसे कि फैमिली पेंशन आपको मिल रही है या फिर पीएफ से आपको मिल रही है पेंशन, तो उसके लिए आपको अदर्स यानी अन्य चुनना होगा। दूसरी जानकारी, ईपीएफ खाते में टैक्सेबल ब्याज की जानकारी देनी होगी। तो जिनका पीएफ है, जिनकी सैलरी से पीएफ कटता है, उनके लिए भी एक जानकारी देनी होगी। यदि किसी कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का अंशदान हो तो अतिरिक्त अंशदान पर कर्मचारी के हाथ में आने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा और इसकी जानकारी आईटीआर फॉर्म में देनी होगी। जैसे किसी कर्मचारी ने एक वित्त वर्ष में अपने ईपीएफ खाते में 3 लाख का अंशदान किया है तो 50,000 रुपये पर मिलने ब्याज पर टैक्स देना होगा। यही कर योग्य ब्याज है जिसकी जानकारी आईटीआर भरते समय कर्मचारी को देनी होगी। ये जानकारी अन्य स्रोत कॉलम में देनी होगी। यह नियम वित्तीय वर्ष 2021-2022 से लागू किया गया है। इससे पहले ईपीएफ के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता था। तीसरी जानकारी है कि आवासीय स्थिति को सपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। आईटीआर फाइल करते वक्त आपको अपनी आवासीय स्थिति बताना जरूरी होगा। इस साल अगर आप आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको आवासीय स्थिति को सपोर्ट करने के लिए जरूरी विकल्प चुनना होगा। इसमें आपको कई विकल्प मिलेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि आप कब से भारत में रह रहे हैं। पहले भी आईटीआर फॉर्म्स में रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता था, हालांकि इस साल काफी सटीक जानकारी ली जा रही है जिससे सही रेसिडेंशियल स्टेटस सुरक्षित हो सके। चौथी जानकारी है स्टार्टअप्स में जो कर्मचारी हैं उनके लिए। तो ईसॉप पर टैक्स टालने की जानकारी देनी होगी। जैसा कि 2020 के बजट में घोषणा की गई थी कि किसी स्टार्टअप के कर्मचारी को उन्हें मिले ईसॉप यानी एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान पर टैक्स देना भविष्य के लिए टाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इस बार आईटीआर फॉर्म भरते वक्त कर्मचारी को टाली गई टैक्स की रकम बतानी होगी। करदाता को वित्त वर्ष 2020-2021 में टाले गए टैक्स का अमाउंट 2021-2022 में लगने वाले टैक्स जिस तारीख पर वह कंपनी का कर्मचारी नहीं रहा
जितना टैक्स अगले साल के लिए टालना है वो बैलेंस जैसी जानकारियां देनी होगी आईटीआर फॉर्म में। पांचवी जानकारी है कि बिल्डिंग या जमीन खरीदने या बेचने की तारीख की जानकारी देनी होगी। अगर आपने कोई जमीन खरीदी या बेची है तो इस साल से आपको तारीख की जानकारी भी देनी होगी। आपको आईटीआर फॉर्म में कैपिटल गेन्स कॉलम के अंदर खरीदी या बिक्री की तारीख बतानी होगी। छठी जानकारी जो देनी है वह है जमीन या बिल्डिंग के नवीनीकरण या सुधार की वर्षवार जानकारी। जमीन या बिल्डिंग के रिनोवेशन और बेहतरी पर आपने जो खर्च किया है उसकी जानकारी साल दर साल के आधार पर देनी होगी। इस कॉस्ट यानी लागत को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए बिक्री की कीमत में से घटाना होगा। इस साल से आपको यह जानकारी भी देनी जरूरी है। सातवीं जानकारी है वो है कि अधिग्रहण की असली लागत आपको बताना होगा। कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग के दौरान अभी तक सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट यानी समायोजित लागत ही बतानी होती थी, लेकिन इस साल से आपको इंडेक्स कॉस्ट के साथ साथ असली लागत भी बतानी होगी। आठवीं जानकारी जो देनी है वह है विदेशी संपत्ति और कमाई। अगर किसी के पास विदेश में संपत्ति है या विदेश से किसी एसेट पर डिविडेंड या ब्याज से कमाई हुई है तो आईटीआर भरते वक्त उसकी जानकारी देनी जरूरी है। इसके लिए आईटीआर फॉर्म 2 और आईटीआर फॉर्म 3 का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो नौवीं जानकारी देनी है वो भारत के बाहर बेची गई संपत्ति की विस्तार से जानकारी देनी है। अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेची है जो देश के बाहर बेची गई है तो उसकी जानकारी आईटीआर भरते वक्त देनी होगी। प्रॉपर्टी की सारी जानकारी जैसे खरीदार और प्रॉपर्टी के एड्रेस की जानकारी देनी होगी। इसमें से हालांकि बहुत सारी जानकारी देने में मुश्किल आ सकती है, तो इसके लिए आप किसी सीए या टैक्स सलाहकार की मदद ले सकते हैं, लेकिन ये 9 जानकारी अपने आईटीआर फॉर्म में जरूर दें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।